साथियों, आज का वीडियो एसएससी जीडी 1 मार्च ऑल शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। ऐसे ही टू द पॉइंट वीडियो देखने के लिए कहानी नहीं सुनाता हूँ। टू द पॉइंट जो बातें हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, केवल वही चीज़ें पढ़ने के लिए आप बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करके रख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको समय आने पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों से। बात करते हैं पहले करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। पहला प्रश्न बना है कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कहां से की। ठीक है, मैं एक लाइन से सारे प्रश्न नहीं कराऊंगा, मैंने प्रश्नों को कलेक्ट कर रखा है। मतलब करंट अफेयर्स अलग है, ठीक है, कला और आर्ट के क्षेत्र अलग कर रखे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का सेक्टर अलग कर रखा है। मतलब क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा कर दिया है कि जिससे आपको पता चल सके कि किस चीज से कितने प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो पहले हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। करंट अफेयर्स में कौन कौन से प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में बने थे। ठीक है, तो नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कहां से की, उस जगह का नाम आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है खूंटी, झारखंड। ठीक है, खूंटी झारखंड से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। ठीक है, कौन सा दिन था वो? जनजाति नायक अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती का दिन था। ठीक है, तो उनके दिन जो है मतलब जनजाति गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, तो ये यात्रा जो है देश में 15 नवंबर 2023 से लेकर के 26 जनवरी 2024 तक ये यात्रा चलेगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कब से कब तक चलेगी, तो 15 नवंबर 2023 से लेकर के 26 जनवरी 2024 तक ये यात्रा चलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, देखिए उद्घाटन किसने किया, शुभारंभ किसने किया? श्रीमती मीनाक्षी लेखी, जो कि संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री हैं, ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा ये जो आपका जो पोर्टल है, विज्ञान जो वैभव जो पोर्टल है, विकसित किसने किया है? ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और श्रीमती मीनाक्षी लेखी संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री ने इसका शुभारंभ किया। क्या है इसमें, इस पोर्टल में? भारत के 75 भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित है। विज्ञान वैभव जो है ये 75 इंडियन साइंटिस्ट को समर्पित है। अगला प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर से कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वावैक की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? ये है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है, इन्होंने 1 सितंबर 2023 को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वावैक की घोषणा की। ठीक है, देखिए ये भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है। इसके नाम की अगर बात करें, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण इसका है, ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है। इसका जो नाम है सर्वावैक का, क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, QHPV। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको QHPV बोला जाता है। इसको बोलते हैं क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हार्नबिल त्योहार का संबंध किस राज्य से है। तो हार्नबिल त्योहार का संबंध है नागालैंड से है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हर साल जो है 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। पूछा जा सकता है कि हार्नबिल त्योहार कब से कब तक मनाया जाता है। तो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि त्योहारों को त्योहार किसे कहा जाता है, तो हार्नबिल त्योहार कहा जाता है। ठीक है, ये जो हार्नबिल त्योहार है ये अंतर्जातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सरकार हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में, भी बात ध्यान देने की है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में हार्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि तोताराम शर्मा और शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांसुरी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कथक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कथक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कहानी कहना या कथा कहना। देखिए, जो कथक शब्द का उद्भव है वो कथा शब्द से हुआ है। इसका सब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथा कहना। ठीक है। यह नृत्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? उत्तरी भारत में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एकहार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को कहा जाता है? तो एकहार्य जो है भरतनाट्यम को कहा जाता है। भरतनाट्यम का दूसरा नाम है एकहार्य। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एकल कलाकार होते हैं, एक सिंगल नर्तक या नर्तकी इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो भरतनाट्यम नृत्य को एकहार्य के रूप में जाना जाता है, जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। नृत्य में पैर, कूल्हे, बांह की संक्रमणकालीन गतिविधियां शामिल होती हैं। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अभिव्यंजक, नेत्र गति और हाथ के इशारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। अब इसके प्रमुख कलाकारों की अगर बात करें तो प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रमण्यम हैं, अलारमेल वल्ली हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, अनीता रत्नम हैं, मृणाली साराभाई हैं, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मान सिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती। ये जितने नाम मैं गिना रहा हूँ ये सारे के सारे नाम बार बार पूछे जाते हैं कि इनमें से किसका संबंध भरतनाट्यम से है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि गीता महालिक का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो गीता महालिक का संबंध है ओडिसी नृत्य शैली से। ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है, गीता महालिक ने दिल्ली में एक गैर सरकारी संगठन गीता उपासना की स्थापना की है ओडिसी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पहले एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित हुए थे? चलिए, एक बात तो जानकारी यहाँ क्वेश्चन आपको मिली गई कि पहला एशियाई खेल 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ था। ठीक है। और कब से कब तक हुआ था? 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच में हुआ था। ठीक है। पहले एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो अप्पू, जिसको भारतीय हाथी कहते हैं, अप्पू था। ठीक है। एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, पूरे एशिया के एथलीटों के बीच हर 4 साल में आयोजित एक महाद्वीपीय बहुखेल आयोजन है। ध्यान दीजिएगा, एशियाई खेल एशिया के एथलीटों के बीच में होता है। ठीक है। और बाहर के नहीं है। ठीक है। भारत को एशियाई खेलों का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। और बात करूं अगर जो है क्रिकेट की, तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7, खो खो में 9, फुटबॉल में 11। ठीक है। हॉकी में 11, पोलो में 4, ठीक है, शतरंज में 2, और बेसबॉल में 9, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, रग्बी फुटबॉल में 15, स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 2, वाटर पोलो में 7। ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5, हैंडबॉल में 7। ठीक है। अभी हैंडबॉल के ऊपर क्वेश्चन आया था जो है। ठीक है। सेपक टकराव, जिसको फुट वॉलीबॉल भी कहा जाता है, उसमें 3 खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ में कई खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2, लॉन टेनिस में भी 1 या 2, टेबल टेनिस में भी 1 या 2, और स्क्वैश में भी 1 या 2। मतलब बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वैश, 1 या 2 खिलाड़ी इसमें होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल तो आपको पता ही होगा ना, वो भी क्या है? हॉकी है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम शुरुआत तो हो गई है, ये पहला प्रश्न आया है राष्ट्रीय खेल का। ठीक है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल, उनकी राष्ट्रीय मुद्रा, इस बारे में क्वेश्चन बनता है। ठीक है। पिछले दिनों क्वेश्चन आया था कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है। तो पड़ोसी देशों की राजधानियां, उनका खेल, ठीक है, उनकी सीमाएं, इन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो शुरुआत हो गई है खेल की, तो बाकी देशों के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा लिस्ट मैंने यहाँ बना दिया है। इसको ध्यान से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन करके रखिए। ठीक है। पाकिस्तान का जो है हो ही गया, हॉकी है। अफगानिस्तान का क्या है? बुचकशी है। चीन का टेबल टेनिस, नेपाल का वॉलीबॉल, भूटान का तीरंदाजी, बांग्लादेश का वॉलीबॉल, म्यांमार का चीन लोन, ठीक है, श्रीलंका का वॉलीबॉल और मालदीव का फुटबॉल। ठीक है। ये इनके क्या है? आधिकारिक खेल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि चंद्रगुप्त के पोते का क्या नाम है? चंद्रगुप्त के पोते का नाम है अशोक। ठीक है। देखिए, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ना, तो मौर्य साम्राज्य का गठन 321 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और
85 ईसा पूर्व में ये साम्राज्य समाप्त हुआ है। इसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पोता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो 2011 के अनुसार जो है 34.14% है। ठीक है। जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। वहीं अगर बहुआयामी सूचकांक 2021 के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में 51.91% क्या है? गरीब हैं। ये तत्कालिक आंकड़ा है। अगला प्रश्न है कि जनगणना में साक्षर की श्रेणी में कौन गिना जाता है? तो 7 साल या उससे अधिक की आयु के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि भाषा को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको साक्षर माना जाता है। ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर अधूरी है तो उनको साक्षर नहीं माना जाता है। मतलब केवल अगर आप पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते तो आप साक्षर नहीं है। ठीक है। समझने के साथ साथ आपको पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए तो आप साक्षर कहलाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना 1990 में चालू नहीं हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में चालू नहीं हुई थी। ठीक है। क्यों? तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण। ठीक है। तो क्या हुआ इसका परिणाम? तो 1990-91 और 1991-92 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। ठीक है। भारत में 1990-91 और 1991-92 को 2 वार्षिक कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। ठीक है। ये कार्यक्रम 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किए गए। इनका उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन के आधार पर बॉम्बे प्लान को कितने भागों में बांटा गया था? ठीक है। देखिए वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा, जिसमें कि आर्दरशीर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जो कि बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसका मूल उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र के उत्पादन को दोगुना करना और औद्योगिक क्षेत्र में 5 गुना वृद्धि करना। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि बॉम्बे प्लान कितने उद्योगपतियों द्वारा चालू किया गया? तो 8 उद्योगपतियों के द्वारा। कब? 1944 में। कहा? मुंबई में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है। इस पे आपको टिक करना था। ठीक है। डिटेल में अगर बात करूं तो देखिए समवर्ती सूची या जिसको तीसरी सूची भी कहा जाता है, जो कि 7वीं अनुसूची में है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय। ध्यान रखिएगा कितने विषय इसमें हैं? 52 विषय हैं। और इसका जो अंतिम विषय है उसको 47वां स्थान दिया गया है, भी ध्यान रखना है। ठीक है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर है। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। और 1987 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खां जो है पहले ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, अक्सर पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में आपको विधान और विधान पालिका दिया हुआ था, तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी में शामिल नहीं है। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इसके अलावा आपको कृषि था या ऐसे 3 ऑप्शन और दिए हुए थे आपको जो है, तो शामिल है, लेकिन विधान और विधान पालिका जो है ये डीपीएसपी में नहीं आता है। अगला प्रश्न विज्ञान से है कि बेग की एसआई इकाई क्या है? तो बेग का जो एसआई यूनिट होता है वो है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अंगरक्षक का तद्भव पूछा गया आपसे। अंगरक्षक का तद्भव होता है अंगरखा। उच्छ्वास का तद्भव उसास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रता का विलोम पूछा गया। मित्रता का विलोम होता है शत्रुता। सादगी का विलोम चकाचौंध। तालाब का पर्यायवाची पूछा गया। तालाब का पर्यायवाची सरोवर होता है। पुष्कर है, पुष्कर है, पोखरा है, जलवान, सरसी, ताल। ठीक है। ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आप टिके करेंगे। जो बीत गया के लिए एक शब्द है तो अतीत। ठीक है। अतीत हो गया। हाँ। अगला प्रश्न है आग्रह का विलोम पूछा गया। आग्रह का विलोम दुराग्रह। ठीक है। आगे है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। ठीक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है। जहां पे लगभग 6 लाख की आबादी निवास करती है। कितनी जनसंख्या है? 6,10,577 2011 के आंकड़ों के अनुसार।
अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में गली कहाँ होता है। क्रिकेट में गली का जो स्थान है वो स्टंप के बगल के स्लिप और पॉइंट के बीचों बीच होता है। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे क्रिकेटर क्या करते हैं, सबसे ज्यादा क्या करते हैं, रन लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, शॉट मार करके। जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य शैली से है, अगला क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है सत्रिया नृत्य शैली। ठीक है, भारत सरकार ने सत्रिया में उनके योगदान के लिए 2008 में चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, सत्रिया के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ये असम का नृत्य है, इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ लीजिए, उसको जानकारी ले लीजिए आप। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से है, ठीक है, तो बांसुरी से है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया के ऊपर भी क्वेश्चन कई बन चुका अब तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है, तो जवारा ऑप्शन में दिया हुआ था, जवारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, और कौन से नृत्य हैं, जवारा है, ग्रिडा है, भगोरिया है नृत्य है, मटकी नृत्य है, चैत नृत्य है, कक्षार है, कर्मा है, माच है। ठीक है, ये सब मध्य प्रदेश के क्या है, लोक नृत्य हैं। भगवान शिव तांडव करते हैं, वह किस नृत्य से संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम। ठीक है, तांडव का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष हैं अजय बंगा साहब। ठीक है, अजय बंगा को विश्व बैंक समूह का 14वां अध्यक्ष चुना गया है। 2 जून 2023 को उन्होंने अपना 5 साल का कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया, तो टोटल है 34 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया। ठीक है, 13 दिसंबर 2023 तक देश में 34 वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च हो चुकी हैं। ठीक है, ये आंकड़ा जो बता रहा हूं मैं 13 दिसंबर 2023 तक है। ठीक है, अभी अयोध्या में जो है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो उस समय 6 ट्रेनों का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ ये 13 दिसंबर 2023 तक का आंकड़ा है, 2024 का एक आंकड़ा नहीं है। ठीक है, तो 2023 का क्वेश्चन आपका था भी जो है, तो 34 वंदे मेट्रो ट्रेनें संचालित हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान की, जो महत्वपूर्ण बात इसमें है, टू द पॉइंट जो बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी। देखिए अब 34 ट्रेनें हो चुकी हैं, तो बीच का, ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपसे। अब जो क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर कि शुरुआत कब हुआ था, पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अब वंदे भारत में बनेंगे क्योंकि ट्रेनों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो 15 फरवरी 2019 को जो है पहली वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई थी। ये जो ट्रेन है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से देश की राजधानी दिल्ली के बीच चली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के ऊपर क्वेश्चन देखिए बार बार बन रहा है, घुमा फिरा करके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बोरलाग पुरस्कार का संबंध जो है कृषि क्षेत्र से है। ठीक है, यह जो पुरस्कार है भारतीय वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान और कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार कब बनाया गया, 1972 में बनाया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में इस पुरस्कार को नामित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है, 52 में है। ठीक है, देखिए भारत के संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अनुसार होगा। ठीक है, वह देश का सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करता है और संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महिला सम्मान बचत योजना कब लागू किया गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो 1 अप्रैल 2023 को ये लागू किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल से चूंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये योजना संचालित की जाती है, तो ये योजना डाक विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इस योजना की अवधि कितनी है, महत्वपूर्ण बात यह है, योजना की अवधि आपसे पूछा जा सकता है, तो 2 साल के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत सभी महिलाएं 31 मार्च 2025 तक निवेश कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ, फालतू बातें नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस योजना में महिला सम्मान बचत खाते में 1,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का सालाना निवेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है।
अगला प्रश्न है कि शिवलिंग पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो शिवलिंग पर्वत जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री समूह में स्थित 2 शिखरों वाला पर्वत है शिवलिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका काल है 375 से 415 तक जो है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और भारत में ये गुप्त साम्राज्य का तीसरा शासक था। ठीक है साथियों, टोटल 42 क्वेश्चन आज की वीडियो मैंने कराया है। बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे या समय मिलने पर अगला वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।